हेलो एवरीवन, मैं सुधीर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल कॉम्पिटिटिव ब्रेन में। आज के सेशन में हम सभी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को सीखेंगे। इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम सभी ने चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज की प्रॉपर्टी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का डेफिनेशन, करंट का डायरेक्शन के बारे में बातचीत किया। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये सारे देखा। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम सब देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जो कि किसी भी सर्किट को सॉल्व करने में काफ़ी हमें हेल्प करता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला क्लास का जो मैंने पढ़ाया था वो सब आपने रिवीजन करके आया होगा। क्लियर है? तो हम लोग आज बात करते हैं अपने फर्दर टॉपिक पे। नाम है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। क्या सर? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कहने का मतलब होता है कि सर जो आपके पास जो रजिस्टर है उसको आप किस तरीके से जोड़ेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके सिलेबस के हिसाब से आपको दो तरीके से रजिस्टर को जोड़ने के लिए कहा गया है। किन तरीके से सर? दो तरीके से, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम सभी कोशिश करेंगे कि दोनों को इतने आसान तरीके से सीखें कि हमें कभी भी दिक्कत ना हो पहचानने में कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अच्छे दो टर्म आया, एक रजिस्टर और एक रेजिस्टेंस। एक रजिस्टर और एक कहीं कहीं बुक में लिखा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब ये समझते हैं रजिस्टर और रेजिस्टेंस में अंतर। तो सर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर रजिस्टर एक सब्सटेंस है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की काम करता है। रेजिस्टेंस को मैंने डिफाइन करते समय बताया था कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस है, मतलब किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो चार्ज के फ्लो को अपोज करे उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। पर सर अगर रजिस्टर को डिफाइन करना तो कैसे करेंगे कि सर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो सर्किट में या फिर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता। तो रेजिस्टेंस क्या है सर? एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का जो चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। मतलब आपके डेली लाइफ में जो फ्रिक्शन काम करता है कंडक्टर में, वही काम रेजिस्टेंस करता है। और ये कौन अप्लाई करवाता है सर? कौन ऑफर करवाता है? रजिस्टर। तो हम अपने कोर्स के हिसाब से रजिस्टर को कंबाइन करते हैं और रजिस्टर को कंबाइन करने के कितने तरीके होते हैं? दो, एक सीरीज और एक पैरेलल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए रजिस्टर क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। रजिस्टर का जो सिंबल होता है, रजिस्टर का सिंबल ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है रजिस्टर का। क्लियर है? और जो भी रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी इसका वैल्यू होता है हम लोग देखे थे, इसका सिंबल ओम होता है। सिंबल ऐसा यूनिट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या होता था सर? ओम होता था। क्लियर है? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं किसका सर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्या बात करते हैं सर? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है सर? ऐसे अगर सिंपली हिंदी में समझे तो एक के एक कड़ी बने, जैसे आप चैन देखते हो या फिर बद्धी देखते हो। इसमें क्या देखते हो सर? एक के बाद एक कड़ी बनी हुई है। जैसे देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कलर मार्कर, अलग अलग कलर का 4 अलग अलग मार्कर है। इन चारों को हम इस तरीके से जोड़ते जाए। क्लियर है? देखिए एक कड़ी से कड़ी बनते जा रहा है। तो ऐसा अगर कॉम्बिनेशन दिख रहा है रजिस्टर का तो बोलते हैं सीरीज में। अगर लैंग्वेज देखने को बोले तो बोले सर सर्किट में इस तरीके से रजिस्टर सजा हुआ है कि हर एक के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है हमारा, वो सब क्या है? सेम है। कहने का मतलब कि सर यहाँ पे एक सर्किट दिया गया। सर्किट कहने का मतलब एक क्लोज सर्किट जिसमें बैटरी लगा हो, रजिस्टर लगा हो। ऐसा दुनिया में कोई एक कंडक्टर नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। रेजिस्टेंस तो सब में होता है, हर एक सब्सटेंस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो हम अगर डेफिनेशन लिखना चाहें कि आखिर सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है तो क्या बोलेंगे कि when two or more resistors are connected, जब दो या दो से अधिक रजिस्टर आपस में जुड़े हो, कनेक्टेड, such that current flowing through each resistor, current flowing through each resistor is same, then such type of combination
combination is considered as series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जब तक क्लियर नहीं होगा हाँ नहीं बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर आप रजिस्टर को इस तरीके से अरेंज करें सर्किट में कि सर्किट के थ्रू करंट जो फ्लो हो रहा है वो हर एक रजिस्टर के क्रॉस सेम हो। अभी सर्किट देखिए, एक सर्किट मैं सिंपल ड्रॉ करता हूँ। मैंने एक रजिस्टर ऐसा लिया, एक रजिस्टर को मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, और एक मैंने सर्किट बनाया। तो सपोज ये जो बड़ा डंडा होता है ना, इसको हम लोग सेल बोलते हैं, और यही ढेर सारा सेल लगा देंगे तो उसको बैटरी कहते हैं। मतलब यहाँ पे एक से अधिक सेल कनेक्ट करते हैं, उसको बैटरी कंसिडर किया जाता है। जो बड़ा डंडा होता है उसको बोलते हैं प्लस, जो छोटा डंडा होता है उसको क्या बोलते हैं, माइनस। तो हमेशा प्लस से क्या निकलता है सर, करंट निकलता है हायर पोटेंशियल से। जो करंट फ्लो करेगा ना, अगर हर एक रजिस्टर के थ्रू सेम रहे, मतलब इसके थ्रू भी आई करंट ही जाए और इसके थ्रू भी आई करंट ही जाए, तो कहते हैं जो हमारा रजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे सर, सीरीज में कनेक्टेड है। और इस पर फर्दर बात करें, तब तो यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हमने देखा, डेफिनेशन देखा सीरीज कॉम्बिनेशन का। मतलब सिंपली ये याद रखना है कि सर किसी भी सर्किट में जो रजिस्टर हम सजाएंगे, अगर उसमें करंट का फ्लो सेम होगा, मतलब हर एक रजिस्टर के क्रॉस जो करंट बह रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है सर, आखिर कैसे डिफाइन होगा सीरीज और पैरेलल। तो सर अगर करंट का डिवीजन ना होना, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ही रास्ता है, जैसे हमने लास्ट टाइम ये सर्किट बनाया कुछ इस तरीके से कि एक रजिस्टर यहाँ लिया और एक रजिस्टर यहाँ लिया, और इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ा, मतलब एक सेल से जोड़ा, जो करंट फ्लो करने का काम किया। तो सपोज करो कि यहाँ से अगर 5 एम्पियर का करंट निकलता है, तो 5 एम्पियर इधर जाएगा, इसमें यही जाएगा, इसमें भी यही जाएगा। करंट कहीं बढ़ ही नहीं रहा है। अगर करंट बढ़ता तभी तो करंट घटता। सर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए दो बातें को ध्यान में रखिएगा। पहला, जब भी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है तो पहली बात ये कि हर एक रजिस्टर के क्रॉस करंट जो फ्लो करता है वो सेम होता है, और दूसरी बात जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या सर, हर एक रजिस्टर के क्रॉस करंट सेम होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होना चाहिए। अब सर आपने तो कहा कि एक ही करंट फ्लो कर रहा था, तो चलिए भाई जो आई करंट निकला वही चल के आ जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस में वेरिएशन क्यों आएगा? तो आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। क्या होता है सर? रजिस्टर के क्रॉस हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप होता है। मतलब कहने का मतलब कि जब भी रजिस्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल सप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस में गिरावट होती है। वो किस वजह से होती है सर? तो वो कैसे निकालते हैं? V = IR, जो हम लोग ओम्स लॉ से सीख के आते हैं। ये जो क्वांटिटी है ना पोटेंशियल का, ये हर एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल में ड्रॉप आता है। इसका मतलब कि सर अगर यहाँ पे हम 10 वोल्ट की सप्लाई करते हैं, किस सर्किट में हमने 10 वोल्ट का सप्लाई किया, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बोलेंगे कि कितना पोटेंशियल है सर? 10 वोल्ट है। बट आप ये नहीं कह सकते कि ये रजिस्टर 10 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ के रजिस्टर पे डिपेंड करेगा इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, और इस रजिस्टर पे डिपेंड करेगा इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो जब किसी भी एक पार्टिकुलर सर्किट में जब रजिस्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, मतलब कि सीरीज में जुड़ा हुआ है, तब कहते हैं सर ये बात ना करना। जैसे मैं यहाँ पे जूम किया, मैंने यहाँ 5 भी जूम किया है, 10 भी जूम किया है, हाँ मैंने खुद से जूम किया। मैंने ये बता रहा हूँ कि आखिर आपने ये चीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर कि जो सर्किट में करंट बह रहा है वो सेम ही बह रहा है। तो मान ले कि तेरे घर से कोचिंग आने का बस एक ही रास्ता है, तो तू बटेगा कहीं नहीं, सीधा चलकर यहाँ पहुँचेगा। तो कहने का मतलब क्या कि तेरे पास जब डिवीजन का सेंस ही नहीं था तो तू बटेगा नहीं, मतलब कि तेरा हर एक रजिस्टर के क्रॉस जो करंट बह रहा है तो वो सेम बहेगा। अगर हम बोलते कि नहीं भाई तेरे घर से कोचिंग आने के लिए तो 3 रास्ता है, ऐसे 2 रजिस्टर लगा दिया, इसको मैंने पोटेंशियल से जोड़ दिया, मतलब यहाँ से निकलने वाला करंट जब यहाँ पहुँचा तो उसके पास रास्ता था कि हम चाहे इधर से चल जाए या तो इधर जाके ऐसे चल जाए। तो जहाँ करंट का डिवीजन हो जाए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जहाँ पे करंट का डिवीजन ना हो वो सीरीज कॉम्बिनेशन।
और करंट का डिवीजन तभी नहीं होता है जब वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे सर जब सिंगल पाथ मिलेगा, जब घर से कोचिंग आने का एक ही रास्ता है तो हम जाएंगे कहाँ? अरे क्लियर है? हाँ, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहचाना कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग केस है ना। अब तो कहेगा सर कि कितने लोग तो बंक मारते हैं, अब बैक टाइम कर निकला कि चलना है कोचिंग, अब चल कहाँ दिया? पार्क है। तो ये तो अलग केस है। तो ये यहाँ सर्किट नहीं है, तो सर्किट में कहीं और नहीं ना, ये तो एक कंडक्टर है, एक रास्ता है, इसमें भ्रमित होने के लिए, डिस्ट्रक्शन होने के लिए कोई पाथ ही नहीं है। अब तो तू कहेगा कि सर बगल में सिनेमा घर हो, तब तो हम कभी कोचिंग ना पहुँचे, तो इसका कोई रोल थोड़ी ना है। क्लियर है यहाँ तक? yes, जो समझा रहे बुझ रहा है? हाँ देखिए, दो चीज़ बात ध्यान रखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, हर एक रजिस्टर के क्रॉस करंट से हर एक रजिस्टर की ओर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। क्यों भाई? रजिस्टर पे डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस, जितना अधिक रजिस्टर होगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप गिरेगा, ज़्यादा गिरेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन को डिफाइन करते हैं कि सर जो रजिस्टर हम लोग लगाते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ, एक्चुअली सीखना क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में? सीखना ये होता है कि हम जो रजिस्टर को कंबाइंड करते हैं उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होता है, मतलब सबके बदले एक। जैसे ठीक है, आप पांचों को मैं आप खुद रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सबके वो एक ही ज्ञान देते सुन रहे हैं, तो ऐसा सर जो 5-6 रजिस्टर मैंने एक सर्किट में लगा दिया, उस पाँचों छहों को कोई एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, उसको बोलेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो वही निकालने का मेथड होता है, हम लोग पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये चीज़ निकालने के लिए, और जो टोटल सप्लाई सर्किट में देते हैं वो मिलाना चाहिए, और पूरे सर्किट में इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना है ये पता होना चाहिए। ये दो बात पता होना चाहिए। तो सर हमारे पास इफेक्टिव रेसिस्टेंस तो नहीं था, हमारे पास क्या था सर? अलग अलग कॉम्बिनेशन है, एक ऊपर लगा हुआ है, एक उसके साइड में लगा हुआ है, तो आपको उसी का इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालने के लिए कॉम्बिनेशन सीखना पड़ता है। तो हमने एक एग्जाम्पल उदाहरण लेके देखते हैं। एक सर्किट खींचता हूँ जिसमें 2 रजिस्टर में लगाता हूँ, ठीक है, एक मैंने ये लगाया और एक मैंने ये लगाया, और मैंने 2 रजिस्टर लगा के इसको मैंने एक सर्किट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, देखिएगा 2 रजिस्टर लगा के मैंने एक सर्किट कंप्लीट किया। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ भी सप्लाई दिया, ये बड़ा डंडा प्लस होता है, छोटा डंडा माइनस होता है। यहाँ से कुछ करंट हमारा आई निकलेगा, सपोज ये जो रेसिस्टेंस है इसके वैल्यू को कुछ मान ले, ये जो पहला रजिस्टर है हमारा, मान ले इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 है और इसका वैल्यू कितना है? R2 है। अब जब करंट जो निकलेगा तो इसके पास एक ही पाथ है, मतलब हर एक रजिस्टर के थ्रू, इसके थ्रू भी आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू भी आई करंट ही फ्लो कर रहा है। अच्छा, ये जो इसके क्रॉस ये जो रजिस्टर है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा सर? V1, और जो इसके क्रॉस जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप हो गया होगा सर? V2। क्लियर है? यस सर। अगर हमको बोले कोई V1 लिखने के लिए कि V1 कितना है तो कैसे लिखेंगे सर? तो हम ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। कहाँ से सर? फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या पढ़े थे कि जब भी आपको पोटेंशियल लिखना है, क्या लिखना है सर? ओम्स लॉ से आपने पढ़ रखा है कि जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो तो क्या लिखना है? उस कंडक्टर के थ्रू कितना रेसिस्टेंस है और उस रजिस्टर के क्रॉस कितना उसका रजिस्टर का वैल्यू और उसके थ्रू बहने वाला धारा, मतलब करंट है, मतलब आई। इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1। लिखते कैसे हैं? तो इस रजिस्टर के क्रॉस कितना करंट बह रहा है और रजिस्टर का वैल्यू R इंटू R1। कोई दिक्कत? V1 को क्या लिख सकते हैं? I इंटू R1। क्लियर है? ये पहला ही क्वेश्चन मान ले। फिर मैंने दूसरा माना V2 लिखना हो तो क्या लिखेंगे? I इंटू R2। अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए सही है। अच्छा, आप जो यहाँ V1 और V2 जो बटा, यही तो हमारा टोटल सप्लाई है, यही ना दो भाग में बटेगा भाई। इसके का कुछ ड्रॉप होगा, कुछ इसके कुछ ड्रॉप होगा, मतलब यही वोल्टेज जो है कुछ इस रजिस्टर के क्रॉस दिखेगा, कुछ इसके क्रॉस दिखेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो V है हमारा सर वो V1 प्लस V2 के बराबर है, V1 प्लस V2 के बराबर है, ये बात कह सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 मानो, इसको इक्वेशन 3 मान ले। क्लियर है यहाँ तक? yes. यही पोटेंशियल टोटल सप्लाई था, इसी को मैंने 2 भागों में बांटा, एक V1 और एक V2। तो ये लिख सकते हैं टोटल सप्लाई जो है V1 प्लस V2 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको एक ऐसे मान, मैं जूम करता हूँ कि लेट RS, मतलब R इक्विवेलेंट मान ले, R इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन विद द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस
फॉर द रजिस्टर R1 एंड R2। मैंने कहा कि जो R1 R2 जो मैंने रजिस्टर लगा रखा है, इन दोनों के लिए मैंने एक इफेक्टिव, दोनों के बदले एक ले लिया, क्या, RS, R इक्वलेंट S, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का R इक्वलेंट, दोनों के बदले जो एक को रिप्रेजेंट करते, दो के बदले इफेक्टिव निकाल दिया, मतलब नेट रेजिस्टेंस कितना ऑफर हो रहा है। अब एक कंडक्टर में हमको बार बार बताया मिल रही थी, एक यहाँ ईटा मिला, फिर एक ईटा मिला, मैंने गिन लिया कि भाई कितने पूरे ईटा का अमाउंट हमको इफेक्ट करेगा, तो रजिस्टर कितना हमें ऑफर करेगा, मैंने नेट निकाल लिया कि R इक्वलेंट है जो हमें ऑफर कर रहा है। हमने कहा कि सर टोटल सप्लाई करंट पूरा सर्किट में कितना बह रहा है, ये चीज़ निकालने के लिए नेट पूरा वोल्टेज आपने कितना सप्लाई किया है, पूरा टोटल डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट सर्विस, पूरा कितना ऑफर किया गया है ना। ओम्स लॉ से क्या आपने सिखाया, V इक्वल टू IR सर सिखाया। ये भी क्या है सर, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो आप किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सप्लाई करते हो। ये वो I है जो किसी भी कंडक्टर में वो धारा जो बहती है, और ये वो रेजिस्टेंस है जो उस कंडक्टर के द्वारा ऑफर किया जाता है। तो किसी भी कंडक्टर में अगर हमें लिखना है कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो हमें लिखना होगा कि टोटल सप्लाई कितना दिए हैं और टोटल रेजिस्टेंस का कितना ऑफर है, मतलब रेजिस्टेंस कितना उसको इफेक्ट कर रहा है। तो ये R इक्वलेंट लिखेंगे यहाँ पे, मतलब कि जो यहाँ पे V है हमारा, ये V को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, स्पेस नहीं है बोर्ड पे। चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा एक सर्किट था, एक कुछ इक्वेशन लिखा, हमने देखा कि सर ये क्या है, इक्वेशन हमारा थर्ड को थोड़ा सा इवैल्यूएट करते हैं। V इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2। V लिखने के लिए क्या बताया, I अपॉन में R इक्वलेंट ना, IR होता है ना ओम्स लॉ से, तो V कैसे लिखेंगे, I इंटू R इक्वलेंट ऑफ सीरीज। ये R इक्वलेंट कुछ नहीं, वो सर्किट में जो दो रजिस्टर लिया था उन दोनों के बदले में एक रजिस्टर है। ये R इक्वलेंट कुछ नहीं है सर, इन दोनों के बदले वो जो रजिस्टर मैंने सर्किट में लिया था उन दोनों के बदले एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, मतलब उन दोनों का इफेक्ट ये दिखाता है। जैसे मान लो कि एक 9 है, एक 6 है और एक 15 वाला है, तो 9 6 को हटा के 15 वाला लगा दिया, तो एक ही बात है। क्लियर है। अब V1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो V1 का वैल्यू क्या था, IR1। V1 का वैल्यू क्या है, IR1, तो यहाँ लिख दिया IR1। और V2 का वैल्यू क्या है, IR2। क्लियर है, V2 का वैल्यू क्या है, IR2। तो यहाँ से I इक्वलेंट R इक्वलेंट ऑफ सीरीज, I कॉमन ले लिया मैंने, तो R1 प्लस R2। क्लियर है। और इन दोनों में देखा I कॉमन है, I को बाहर खींच लिया, और ये I और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या आ गया सर मेरे पास इक्वेशन कि सर जब कभी भी हमको R इक्वलेंट निकालना है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो R1 प्लस R2 करने का, R1 प्लस R2 करने का, सिंपल जोड़ देना है। अगर हम बोले सर ये इक्वेशन ड्राइव समझे, अच्छा वाह। अगर हम बोले कि इफ जो रजिस्टर लगा हुआ है, इफ रजिस्टर्स, या फिर मान लो ना कि आपने कहा कि R1 सर्किट में मेरा ऐसे जुड़ा हुआ सर, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर और लगाया ये, और एक रजिस्टर ऐसा लगाया, और ऐसे ही हम करते 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 Rn मतलब n टाइम्स रजिस्टर लगा दिया, तो फिर हमको लिखना है इसका इफेक्टिव रजिस्टर कितना होगा। इन सब के बदले एक नेट इफेक्टिव रजिस्टर लिखना है, तो फिर क्या लिखेंगे सर, तो आपने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको जोड़ देते, तो जोड़ देना, कुछ नहीं करना है। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन, जब हमने पहचान लिया कि जो रजिस्टर लगा है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो जब उन सब के बदले जो R इक्वलेंट लिखना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस, मतलब जितने रहेंगे ना उस सबको जोड़ दे Rn तक। ये तरीका है R इक्वलेंट निकालने का, अगर रजिस्टर हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तब। कुछ नहीं करना है, मान ले इसका वैल्यू R1 रहा होगा, इसका वैल्यू R2 रहा होगा, इसका वैल्यू R3 रहा होगा, ऐसे ही n तक था, तो मैंने सबको जोड़ दिया। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको R इक्वलेंट फाइंड करना है तो आप सारे रजिस्टरों को जोड़ के नेट रेजिस्टेंस लिखेंगे। क्लियर है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अभी देखा मैंने डिराइव किया कि R जब हमारा रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, या फिर उसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, कैसे निकालते हैं। तो एक जो फॉर्मूला खास तौर पे याद रखिएगा, जब भी R इक्विवेलेंट निकालना है आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसके लिए आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब जितने भी रजिस्टर आपको लगा हुआ है ना वो सब जोड़ देने हैं और सबको ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। ये कुछ नहीं बताता है एक्चुअली, इन सब का इफेक्ट वो एक बार बताता है, यही R इक्विवेलेंट है और कुछ खास नहीं है। ये जितने सारे रजिस्टर है ना
इन जोड़ का जो इफेक्ट आएगा वो इक्वल टू इसके है, इसलिए मैंने इन सब के बदले एक रिप्लेस कर देते हैं। अगर हमसे ऐसा सवाल में डायरेक्टली पूछा जाता है, कभी कभी सवाल ऐसा रहेगा, इफ़ क्वेश्चन में इफ़ या फिर केस बना के लिख दीजिए ना, ऐसा छोटा सा सब टॉपिक बना के कि अगर इफ़ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, मतलब एन रजिस्टर लगाया वो भी सब आइडेंटिकल, इफ़ एन आइडेंटिकल रजिस्टर कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन देन तब आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा सर? तो आपने बताया था कि आर इक्वलेंट निकालने के लिए सबको जोड़ दो, तो आर आर प्लस सब तो सेम है ना, एन आइडेंटिकल रजिस्टर जिसका वैल्यू मान ले कि एक आर है, तो सब क्या है सर? सबका तो वैल्यू सेम ही है, सब क्या है? आर 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 कितने बार है सर? एन टाइम्स है। तो इसको सर अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा एक रिपीटेड एडिशन, मतलब सर दो को हम बार बार जोड़ रहे हैं, 2 + 2 + 2 + तो सोच लिख सकते 2 × 4, मतलब जितने बार ये रिपीट हुआ है, मतलब रिपीटेड एडिशन का ही तो एक पार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब जहाँ पे रिपीटेड एडिशन हुआ उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। जब भी आर 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 एन टाइम्स सेम है तो सीधे आर इक्वलेंट निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा सर, आप लोग डब्बा बना के लिखिएगा। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगे हो और सबका वैल्यू सेम हो तो आर इक्वलेंट निकालने के लिए एन × आर टाइम्स, मतलब अगर आर का वैल्यू 10 है और एन बार लगा हुआ है तो 10 × आर, ठीक है? क्लियर है? ये हो जाएगा आर इक्वलेंट, डब्बा बना के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक? ये खास तौर पे ध्यान रखिएगा। चलिए अभी हमने सीखा सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में और कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन के सर्किट को एनालाइज करते हैं, उसमें आर इक्वलेंट कैसे निकालते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक सवाल से देखते हैं। अगर अभी तक बताए गए कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप हमें लिंक में मैसेज कमेंट में एक मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको उसको दोबारा अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसे जितने सारे चीज़ों को देखा है उसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमने चीज़ें सीखा वो क्लियर हो सके। तो देखिए एक मैंने एक सर्किट लिया है जिसमें कुछ रजिस्टर को जो रखा है, एक लाइन में अगर ये जो रजिस्टर हमारे जुड़े रहते हैं तो उनको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब करंट का जहाँ विभाजित ना हो, तो जो धाराएं बह रही है हमारा सर्किट में उसमें कोई बंटवारा ना हो, करंट बटे ना, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो हमारा करंट है अगर वो सेम रहता है तो हम लोग कहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले पूछा हमसे कि फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ये जो आपका सर्किट है इन सब के बदले एक इक्विवेलेंट सर्किट बता। तो हमने एक अभी फार्मूला डिराइव किया कि भाई जब भी तेरा रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ होगा तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देना। तो इस सर्किट में आर इफेक्टिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ये जो R1 + R2 + R3 तीन रजिस्टर लगा हुआ है सर, तीनों को जोड़ देंगे। तो R1 कितना है सर? 4 ओम, R2 कितना है? 3 ओम और R3 कितना है? 10 ओम। तो टोटल कितना आ गया सर? 10 ओम। तो आर इफेक्टिव तो निकल गया हमारा, मतलब इन तीनों के बदले हम बोल सकते हैं 4 3 7 2, अच्छा 9 ही होगा, सॉरी 4 3 7 2 9, कैलकुलेशन एरर है, मैंने उसी हिसाब से लिया था डाटा। तो एक को कुछ और कर दो ना कि 10 बन जाए, जैसे इसको 5 कर देना, 5 3 8 तो 10 हो जाएगा, ताकि जो कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। डाटा कुछ भी हो, मैं डाटा इस तरीके से ले रहा हूँ ताकि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना आए, तो ये फ्रैक्शनल डेसिमल वैल्यू। क्लियर है? बस क्वेश्चन का अप्रोच आना चाहिए कि कैसे अप्रोच करते हैं और एक पार्टिकुलर सर्किट से किस तरह का सवाल होगा। अभी तो इस चीज़ को बस सीख रहे हैं तो उतना ज़्यादा डेलीकेट नहीं है, तो जैसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें कर लेंगे तो हम देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी कितना सिंपली एनालाइज करके हम लोग बना सकते हैं सिंपली वे में, चाहे कितना भी मल्टीपल क्वेश्चन ना बने। अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इतने तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको एनालाइज करने की कोशिश किया। तो सबसे पहले कोई सर्किट में पूछेगा, क्या पूछेगा? आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में निकालने का सबको जोड़ दो, जोड़ दिया। अब बोला अगला सवाल, फाइंड करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट। अब सर सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट तो सेम होता है, मतलब इस सर्किट में पूरा करंट कितना फ्लो कर रहा है ये बताओ। तो मैंने बोला वो निकालने के लिए आपको क्या करना है? ओम्स लॉ लगाइए। ओम्स लॉ से आपने क्या पर रखा है? फ्रॉम ओम्स लॉ। सेकंड नंबर निकालने के लिए फ्रॉम ओम्स लॉ हमने क्या पर रखा है कि सर V = IR होता है। R वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस वाला, पूरा रेजिस्टेंस ये सब मिलकर कितना इफेक्ट डाल रहा है। तो सर पूरा सप्लाई कितना है सर? 50 का।
मेरे को आई तो निकालना ही है। मैंने एज्यूम कर लिया कि सर्किट में हमारा करंट आई बह रहा है और इस पूरे के बदले आर इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैंने मान लिया। क्लियर है? ये तो निकाल लिया ना आर इक्विवेलेंट। कितना निकाला है? 10 ओम। अभी 10 ओम को इधर भेज दो तो 50/10 बराबर आई। तो हमारा यहाँ से आई कितना आ गया सर? आई आ गया हमारा 5 एम्पियर। अरे करंट का यूनिट ओम होता है, रेजिस्टेंस तो निकाल रहा है। करंट की क्या होता है सर? एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, रेजिस्टेंस का ओम। क्लियर है? इतना क्लियर है? थर्ड सवाल पूछता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। मतलब सर्किट में आपने जितना रजिस्टर लगा रखा है सबके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। मैंने बताया था आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बातें ध्यान रखना है। एक, हर एक रजिस्टर के क्रॉस करंट सेम। दूसरा, हर एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप होता है। तो मैं मान लिया कि इसके क्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, इसके क्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप रहा होगा, इसके क्रॉस V3 रहा होगा। तो हमने V1, V2, 3 और V3 निकालने के लिए सीखा था। V1 निकालने के लिए सीखा था I R1, इसके रेजिस्टेंस को मैंने R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया, इसको R3 बोल दिया। हर के क्रॉस तो करंट सेम ही बहता है। तो V = IR1। I कितना बह रहा सर्किट में सर? 5। सर्किट में I कितना बह रहा सर? 5। और R1 का वैल्यू कितनी है? 5। मतलब पूरा कितना सर? 25 वोल्ट। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 25 वोल्ट है सर। ठीक है? फिर निकालता हूँ मैं V2 निकालने का फॉर्मूला I × R2। रेजिस्टेंस क्या है इसके क्रॉस? जिसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं उस रजिस्टर के क्रॉस बहने वाली करंट और उसका रजिस्टर का वैल्यू। ठीक है? तो इसके थ्रू बहने वाला करंट I है। I कितना था? 5। इसका रजिस्टर का वैल्यू कितना है? 3। 5 × I 15 वोल्ट। क्लियर है? अगर हमको V3 निकालना है, V3 कितना हो जाएगा? I × R3। कैसे लिखे भाई? तो इसके क्रॉस निकालना है सर V3। तो इसके थ्रू बहने वाली धारा मतलब करंट और इसका रजिस्टर। तो करंट 5 बह रहा है सर और रजिस्टर कितना है? 2 है। तो 5 दूनी कितना हो गया सर? 10 वोल्ट। अब आप तीनों को ऐड करेंगे ना तो ये 85 आएगा। 25, 15, 40, 10, 50। मतलब यही टोटल सप्लाई 3 अलग अलग भागों में बट जाता है। मतलब आपसे सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके का सवाल पूछ सकता है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पॉसिबल थे मैंने बताया, एक बार जाकर आप इसी आधार पे इसी तरह का सर्किट लेकर सॉल्व करेंगे, जो समस्या आएगा वो बताएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात और ध्यान में रखिएगा, मतलब कभी कभी अगर आप कोई ओलंपियाड या फिर NTSC का पेपर भरते हो तो वहाँ पे काम आ जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बातें जो इससे रिलेट करती है वो तो ज़रूर काम आता है। बोलता है कि सर जब कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आप R इफेक्टिव निकालते हो, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस सबके बदले एक रेजिस्टेंस, वो हमेशा हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। ये भले ही आसान लग रहा है, ये कौन सी बड़ी बात है, तो कॉमन सेंस है। ये तो हम समझते हैं सर कि इन तीनों का समेशन देता है हमें R इक्विवेलेंट। तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा तो हर एक इंडिविजुअल से बड़ा ही आएगा। तो ये बात वैसे ध्यान में रखिए, कोई बड़ी बात नहीं था, बस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बात थोड़ा बड़ा बनता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट आएगा वो हर एक दिए गए रेजिस्टेंस से छोटा आएगा। तो ये मैटर करता है। ऐसे तो मेरा था कि जोड़ना है तो सीधे सीधे ऐड कर दे, बात बन गया। तो रिलेट करते हुए मैंने बता दिया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमेशा R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा वो हर एक इंडिविजुअल से बड़ा आएगा। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। जो दिक्कत रही होगी वीडियो में, जो टॉपिक समझ ना आया हो उसे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो।